देश में अब तक जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन अब वोट का नया बैंक खुल गया है। ये वोट बैंक उन किसानों का है जो बैंक या सूदखोरों से कर्ज लेते हैं और कर्ज के दलदल में ऐसे धंस जाते हैं कि कोई भी पार्टी कर्ज माफी का वादा करके उन्हें बरगला लेती है। 3 राज्यों एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा ही माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनने के चंद घंटों में ही किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल साइन हो गई। 2019 का चुनाव सर पर है। किसानों के वोट की फसल 3 राज्यों में काटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्ज माफी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की हुंकार भर दी है। मोदी जी 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी को भी पता है कि किसानों के लिए कर्ज माफी काफी नहीं है। कर्ज माफी से किसानों का भला हो ही नहीं सकता। मैंने अपने भाषणों में बोला कि कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है, सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है। राहुल गांधी अगर जानते हैं कि कर्ज माफी से किसानों का कल्याण नहीं होगा तो फिर वो किसानों की कर्ज माफी के लिए मोदी सरकार को ललकार क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो समझ जाएंगे कि कर्ज माफी को किसानों की भलाई का नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना लिया गया है। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था। इसका राजनीतिक परिणाम दिखने से पहले ही जनता दल टूट गई और सरकार गिर गई और 1991 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। वीपी सिंह की सरकार ने कर्ज माफी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका फायदा उन किसानों का मिलने का दावा किया गया जिन पर बैंकों का 10,000 तक का कर्ज चढ़ा था। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। राजनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और 2009 में यूपीए की सत्ता में वापसी हो गई। मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर 52,419 करोड़ रुपए फूके थे। दावा ये किया गया कि इससे देश के 2 करोड़ 90 लाख किसानों को फायदा मिला। 2014 में तेलंगाना में टीआरएस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। इसका राजनीतिक परिणाम ये रहा कि हाल ही में हुए चुनाव में टीआरएस की सत्ता में वापसी हो गई। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इससे 49 लाख किसानों को फायदा मिलने का दावा किया गया। 2016 में तमिलनाडु में जयललिता ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। जयललिता को भी कर्ज माफी के दाव ने सत्ता में वापसी कराई। लगातार दूसरी बार उनकी सरकार बनी। तमिलनाडु में कर्ज माफी पर 5,780 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिसको फायदा मिला वो 16,94,000 किसान थे। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया। इस मुद्दे के दम पर बीजेपी को यूपी में रिकॉर्ड बहुमत मिला। योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ किया, जिस पर 36,359 करोड़ रुपए खर्च हुए। दावा ये किया गया कि यूपी के 2 करोड़ 15 लाख किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला। 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का चुनावी दांव खेला था। कांग्रेस ने भी किसानों के बूते वोटों की फसल काटी और 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। पंजाब में किसानों की कर्ज माफी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 10,25,000 किसानों की दुर्दशा दूर करने का दावा किया गया। 2017 में कांग्रेस ने कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया। राजनीतिक परिणाम ये निकला कि कांग्रेस जेडीएस के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कर्नाटक में कर्ज माफी का बजट 7,000 करोड़ रुपए रहा। दावा ये किया गया कि कर्नाटक में 16,40,000 किसानों को फायदा मिला।
2018 में कांग्रेस ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्ज माफी का वादा किया और तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। अनुमान है कि कर्ज माफी पर एमपी में 20,000 करोड़, छत्तीसगढ़ में 6,100 करोड़ और राजस्थान में 18,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। कांग्रेस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस ने तीनों राज्यों में 70 लाख से ज्यादा किसानों को कर्ज के दलदल से बाहर निकाल दिया है। वोट के लिए तो कर्ज माफी बेहद कारगर नुस्खा है। जिसे पार्टी ने ये दांव खेला है उसे सत्ता मिल गई है, लेकिन इससे किसानों को क्या फायदा? एक बार कर्ज माफी के बाद वो फिर से कर्जदार क्यों हो जाते हैं? इसके बारे में कोई नेता बात नहीं करना चाहता। नीति आयोग ने अगले 5 साल के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किसानों की समस्या का समाधान कर्ज माफी नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी 4 बातें सुना दी, क्योंकि राहुल गांधी ने इन दिनों कर्ज माफी का मुद्दा गरमा रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। केंद्र सरकार भी कभी इस राहुल गांधी जी के कहने पर, मैं माफी के साथ कहता हूं कि वो ऐसा नहीं होता है। ये लोग अपना सब सारा कुछ देख के काम करते हैं और किसानों के हक में इस सरकार ने जितना काम किया है और जितना उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में कभी भी किसी और सरकार ने इतना नहीं किया और कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान्यता दे। इस सरकार ने वो किया। इस सरकार ने जो है वो किसानों के लिए क्रेडिट जो है वो 10.5 लाख करोड़ इस बार बढ़ाया गया। उसमें फसल बीमा योजना बनाई गई। तो राहुल गांधी का कहना ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि न तो केंद्र सरकार न कोई और राज्य सरकार, उनकी सरकारें खुद ही उस पर अगर अमल कर लें तो काफी है। बाकी सरकारें जो अपना ठीक समझेंगी वो करेंगी। नीति आयोग किसानों की भलाई के लिए कर्ज माफी के अलावा जो विकल्प बता रहे हैं उसका हिसाब भी समझेंगे। पहले समझते हैं कि अगर कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होगा तो फिर बीजेपी की सरकारें किसानों के लिए कर्ज माफी और सब्सिडी की नई नई स्कीमें क्यों लागू करने लगती हैं। राहुल गांधी की चुनौती का असर समझिए या फिर 2019 के चुनाव की राजनीतिक मजबूरी, लेकिन यही सच है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का दबाव बीजेपी की राज्य सरकारों पर भी दिखने लगा है। असम में बीजेपी सरकार ने किसानों को 1/4 लोन माफ करने का ऐलान किया, तो गुजरात में बीजेपी सरकार किसानों का बिजली बिल माफ करने में जुट गई है। असम सरकार ने किसानों का 25% कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने सरकारी बैंक से कर्ज लिया है। दावा किया जा रहा है कि असम में 8 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही असम सरकार ने अगले साल से 19 लाख किसानों को 0% पर कर्ज देने का वादा भी किया है। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। हमारा असम में अभी करीब 19 लाख किसान को ऐसे लोन मिला है, जिसका कोई लोन अभी तक लोन नहीं दे पाया। और अभी हम लोग जो ये 25% ये कवर करेंगे, तो इसमें से क्या है 8 लाख किसान को तो डायरेक्ट ये मुनाफा ये मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट इन लोग को मिलेंगे। तो अभी हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो 0% इंटरेस्ट में लोन मिलेंगे तो और ज्यादा किसानों को लोन मिल जाएंगे, ये लोग लोन लेंगे। तो इसी हिसाब से तो हमारा तो 19 लाख से ऊपर किसान को लोन मिलने का आशा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम का कृषि का विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। हमारा असम सरकार ने निर्णय लिया है। और दूसरा बात ये है, ये लोन सिर्फ 1 टाइम के लिए नहीं है। दूसरा स्टेट हमारा कोई स्टेट क्या है, किसान को राहत दे दिया है, 1 टाइम के लिए राहत दे दिया, एक बार के लिए। तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ये हर साल ये कंटिन्यू करेंगे और बजट में इसके लिए हम लोग प्रोविजन भी रखेंगे। वहीं गुजरात सरकार ने रिहायशी, कमर्शियल और कृषि क्षेत्र के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। तीनों कैटेगरी में कुल 625 करोड़ रुपए का बकाया बिल माफ होगा। गुजरात में रिहायशी, कमर्शियल और कृषि क्षेत्र में करीब 6.22 लाख बिजली कनेक्शन हैं। हालांकि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर किसानों पर ही होगा। गुजरात में किसान लंबे समय से बिजली बिल माफी की मांग कर रहे थे।
बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस का दबाव रंग ला रहा है। जनता यदि तकलीफ में है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो दर दर के भटक रहे हैं, उनको उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी अपने 10-15 जो बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दें और किसानों के ऋण माफ न करें, जो लाखों और करोड़ों की संख्या में है, तो विपक्ष के नेता का जो दायित्व है, उसका तो दायित्व बनता है कि वो विपक्ष के नेता यदि कहे कि मैं आपको चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, तो निश्चित रूप से ये उनका हक है और अधिकार है। वो जनता की आवाज बुलंद करे और उसे चैन की नींद सोने न दे और उन किसानों को उसका लाभ मिल सके। अब किसानों की बदहाली के मर्ज की असली वजह समझिए। इसे समझे बिना कर्ज माफी का इलाज असर नहीं करेगा। अगर कर्ज माफी से ही भला होना होता तो 2008 के बाद कर्ज माफी का राजनीतिक झुंझुना बजाने की नौबत ही नहीं आती। नीति आयोग के मुताबिक कर्ज माफी इसलिए समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि इसका फायदा सिर्फ 10 से 15% किसानों को ही मिलता है। देश में 80% किसानों के पास बहुत कम खेत हैं और वो छोटे किसान आज भी महाजनों से कर्ज लेते हैं। महाजनों का कर्ज सरकारी कर्ज माफी में नहीं आता और उनकी सूदखोरी इतनी बड़ी है कि किसान कर्ज के दलदल से निकल ही नहीं पाते। छोटे किसानों के पास कम जमीन होने से पैदावार भी कम होती है। छोटे किसानों के पास खेती की आधुनिक तकनीक भी नहीं है। फसलों का सही दाम नहीं मिलने से छोटे किसानों पर ही सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक सरकारी और सहकारी बैंकों ने मार्च 2016 तक किसानों को 8,94,000 करोड़ का कर्ज दिया था। इस दौरान छोटे किसानों पर बैंकों का 3,57,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ था। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2016 तक छोटे किसानों का फसली लोन 2,18,344 करोड़, मतलब ये कि अगर देश के सभी छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाए तो इसके लिए 2,18,344 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। इतनी रकम कर्ज माफी में गई तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना तय है। किसान कर्ज के मर्ज का शिकार न बने, इसका एक ही इलाज है और वो ये कि किसानों की आमदनी बढ़े, उन्हें अपनी उपज का इतना दाम मिले कि कर्ज लेना ही ना पड़े और कर्ज लेना भी पड़े तो उसे चुकाने में कोई दिक्कत न हो। पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कोशिश की है, ये बात नीति आयोग भी मानता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास गिनाने के लिए ढेरों बातें हैं। हमारी सरकार ने देश के किसानों के हितों में एक लंबी श्रृंखला है जो देश के किसानों के हितों में हमने काम किया। चाहे देश के किसानों की आय को दुगना करने का विषय रहा हो, चाहे देश के किसानों को जो सुरक्षा देने की बात रही हो, बीमा देने की बात रही हो, साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड की बात रही हो, किसानों को आसानी के साथ खाद दिलाए जाने की बात रही हो, या एक सारी लंबी एक श्रृंखला है किसानों की जमीनों की सुरक्षा की बात रही हो। और किसान जो है वो उसको परमानेंट उसका सलूशन होना चाहिए। उसके अलावा कोई अगर राज्य चाहता है कि वो किसानों पर जो बोझ है वो कम करे तो वो उसको कम करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 4.5 सालों में देश के आम लोगों के सर पर जो बोझ कांग्रेस पार्टी डाल के गई थी वो खत्म किया है। जब बच्चा उस समय 4.5 साल पहले पैदा होता था कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तो 4,000 से 14,000 से 15,000 तक का कर्ज लेकर पैदा होता था। आज देश में वो खत्म किया गया। आज देश जो है वो जो उदारवाद का माहौल था वो उससे उदारवाद के रास्ते पे चला है। मजबूत अर्थव्यवस्था हुई है। नीति आयोग भी यही कह रहा है। राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि कर्ज माफी किसानों के मर्ज का इलाज नहीं है। फिर किसानों की मर्ज का इलाज क्या है? और अगर सबको इलाज मालूम है तो फिर उसे आजमाने में दिक्कतें क्या हैं, अब ये भी समझ लीजिए। नीति आयोग का कहना है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए जरूरी है कि उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें दिक्कत यह है कि दूर दराज के गाँव में रहने वाले छोटे किसान तकनीक कहाँ से लाएं? नीति आयोग ने देश में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की बात भी कही है। इसमें दिक्कत क्या है, इसका आंकड़ा नीति आयोग ने ही बता दिया है। देश में 53% कृषि भूमि भगवान भरोसे है, जहां सिंचाई की सुविधा ही नहीं है।
नीति आयोग ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि देश में प्रति एकड़ फसल उत्पादन का औसत दुनिया के दूसरे देशों से कम है। इसमें दिक्कत यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के पास उन्नत बीज, तकनीक और खाद की किल्लत है। नीति आयोग का कहना है कि अगर किसान खेत में नए बीज का इस्तेमाल करें तो फायदा होगा। अभी ज्यादातर किसान अपनी फसल का ही एक हिस्सा बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ भी दिक्कत यही है कि समय पर किसानों को पर्याप्त बीज कौन उपलब्ध कराएगा। किसानों की आर्थिक हालात सुधारने का एक तरीका ये है कि वो खेती के साथ साथ दूध उत्पादन और मछली पालन पर जोर दे। इसमें दिक्कत यह है कि छोटे किसानों के पास जरूरी संसाधन नहीं है, न तो मछली पालन के लिए तालाब है और न ही दूध को स्टोर करके रखने की सुविधा और न ही दूध को बड़ी डेयरी तक पहुंचाने का साधन। नीति आयोग चाहता है कि कृषि में प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाए ताकि फूड प्रोसेसिंग और तकनीक का फायदा छोटे किसानों तक पहुंचे। इसमें दिक्कत यह है कि दूर दराज के गाँव में उद्योगपतियों को दिलचस्पी नहीं है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि कम लागत में ज्यादा उत्पादन के लिए ठेके पर खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इससे छोटे छोटे खेतों का आकार बड़ा होगा और आधुनिक तकनीक से खेती हो सकेगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू नहीं है। गांव में किसानों को ये डर भी रहता है कि कहीं ठेके पर खेत लेने वाले ने खेती हड़प लिया तो क्या होगा। गांव में आज भी सबसे ज्यादा झगड़े खेतों की मेड़ को लेकर ही होते हैं। नीति आयोग चाहता है कि किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम रिजर्व मूल्य लागू हो। यहाँ भी दिक्कत है कि किसानों को उपज की लागत मिलने की गारंटी कैसे मिलेगी। अभी तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के फॉर्मूले से ही सहमत नहीं है। अगर मिनिमम रिजर्व प्राइस लागू हुआ और महंगाई बेकाबू हो गई तो क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। किसानों की भलाई के लिए फसल भंडारण की सुविधा का विस्तार करने की बात नीति आयोग कह रहा है। इससे फायदा ये होगा कि किसानों को औने पौने दामों पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत क्या है, ये नीति आयोग के आंकड़े से ही समझ लीजिए कि देश में 69,000 पैक हाउस की जरूरत है और सिर्फ 20,000 पैक हाउस उपलब्ध हैं। नीति आयोग का पूरा जोर इस बात पर है कि खेती में नई नई रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए ताकि आधुनिक ढंग से खेती करके किसान आत्मनिर्भर हो सके। इसमें भी दिक्कत है। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में 2/3 लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती में रिसर्च करने के लिए देश में सिर्फ 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और करीब 700 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मतलब ये कि किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए नीति, नियत, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडी, मूल्य सब कुछ एक साथ दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें वक्त लगेगा और वक्त ही तो हमारे पास और नेताओं के पास नहीं है। उन्हें हर 4-6 महीने में चुनाव लड़ना है। इसलिए किसानों का संकट परमानेंट दूर करने की बजाय कर्ज माफी का ढोल हर कोई अपने हिसाब से पीट रहा है। अच्छी बात है, किसानों को इस प्रकार की एक सपोर्ट की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन किसानों का ऋण मुक्त करना यही एकमात्र काम नहीं है। और किसानों को मजबूत करने के लिए आप कौन सी योजनाएं ला सकते हैं कि बार बार ऋण मुक्त करने का नौबत न आए। कर्ज माफी समस्या का हल नहीं है, ये बात सच है, लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान जब पैदा करता है तब पूरे देश का पेट भरता है। आज किसान की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? ऐसे हालात किसान के क्यों आ गए कि वो भुखमरी की कगार पर है, वो आत्महत्या कर रहा है? तो अभी जो तुरंत मदद हो सकती है किसान की, वो यही हो सकती है कि उसका कर्जा माफ किया जाए और फिर किसान की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 गुनी कर देंगे, वो तो जुमला निकला। लेकिन अब दूसरी सरकारें अगर राज्यों में कर रही हैं तो उसको सराहना चाहिए कि कम से कम किसान के लिए कुछ तो कर रहे हैं। कि किसान को कर्ज माफ करें या कोई भी और हम रास्ता ढूंढें, लेकिन किसान की आय बढ़े। आज जैसा हमने बताया कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के आधार के ऊपर हमने जैसे औषधीय पौधों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर के इस क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ानी है, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना है। इसी प्रकार हरियाणा में भी बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं कि किसान की आय भी बढ़े और किसान के ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ न पड़े। किसान का कोई भी नुकसान होता है, हानि होती है तो उसको मुआवजा ठीक से मिले, किसान को मूल्य पूरा मिले, ताकि किसान इस कर्ज के ट्रैप में फंसे ही नहीं। हम ऐसी सारी योजनाएं बना रहे हैं। और अब बात राजनीति की। 2019 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए एनडीए के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल की अगुवाई वाले महागठबंधन का दामन थाम लिया है।
तेजस्वी यादव, शरद यादव, जीतन राम मांझी और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आरएलएसपी ने बीजेपी के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए से रिश्ता पहले ही टूट चुका था, लेकिन महागठबंधन में आने से मोदी विरोधी पार्टियों को आज नई ताकत का एहसास हो गया। आपको बता दें कि बिहार में ये महागठबंधन बीजेपी और नीतीश के खिलाफ लड़ेगा। ये विचारधारा से जुड़ा हुआ गठबंधन है और इसीलिए हम पहले से आपको कहते आए थे कि यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सीट के बंटवारे को लेके या आगे साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये हम जो मिले हैं वो किसी कुर्सी या खुदगर्जी के लिए नहीं, ये मेल एक विचारधारा का मेल है। नीतीश कुमार जी ने तो जैसे कसम खा ली है कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो जैसे भी हो, तो नीतीश जी एक बड़े साजिश करता और फिर उनके साथ दिल्ली की ताकत मिल गई तो दोनों मिलकर अब लग गए। बिहार की जनता तो आज बर्बादी का शिकार हो ही रही है और हमारी पार्टी को भी इसलिए कमजोर करने की कोशिश हुई कि हम कमजोर हो जाएंगे तो सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, बिहार के लोगों की आवाज नहीं उठा पाएंगे। तब हमको लगा कि हमको अब ऐसी जगह जाना चाहिए जहां लोगों की चिंता हो कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। जनता की मांग है कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग आगे बढ़ें ताकि ये जो 4.5 साल पौने 5 साल से जो सरकार चलाई जा रही है उनके किए हुए मिसडीड्स को ठीक किया जाए। आज समस्त देश किसानों की बात करने को आज तैयार हो गया है, सोच रहा है, और क्यों ना मजदूर और किसान दोनों खेती में लगे हुए हैं जिनकी जनसंख्या 80% के आसपास जाती है। आवश्यकता है कि देश के संसाधन का 80% भाग किसान और मजदूर में खर्च होना चाहिए। ये महागठबंधन राहुल की अगुवाई में बना है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन का हिस्सा होंगे। हालांकि कौन कितनी की सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी को 20 सीटें, कांग्रेस को 12, आरएलएसपी के खाते में 4 सीटें आएंगी, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर और शरद यादव की पार्टी एलजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट लेफ्ट के हवाले की जाएगी। बिहार में महागठबंधन का ऐलान तो हो गया, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक अभी जारी है। एलजेपी के एनडीए छोड़ने की धमकी के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। एलजेपी की नाराजगी की अटकलों के बीच एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात का जिम्मा पार्टी ने बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव को दिया था। मुलाकात खत्म होने के बाद तीनों नेता मीडिया के सवालों का बिना जवाब दिए ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। आपको बता दें कि एलजेपी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज है। हालांकि भूपेंद्र यादव से मुलाकात से पहले रामविलास पासवान ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा खूब गर्म रहेगा। बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है, इसलिए बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाने का नया प्लान बनाया है। 5 राज्यों में हार के कारणों पर मंथन करने के लिए बीजेपी ने संघ के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो आरएसएस की ओर से कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा, यानी आने वाले दिनों में राम मंदिर का मुद्दा और गर्मा सकता है। दूसरी खबर यह है कि वीएचपी ने राम मंदिर मसले पर होने वाली धर्म संसद में संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को न्योता दिया है। ये धर्म संसद 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित होगी। वीएचपी के बैनर तले हो रहे इस बड़े आयोजन में देश भर के साधु संत इकट्ठा होंगे। धर्म संसद में इस बार अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को
लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बीएचपी पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर सरकार धर्म संसद से पहले संसद के मौजूदा सत्र में राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाई तो धर्म संसद में बड़ा फैसला किया जा सकता है। ऐसे में धर्म संसद में अमित शाह और भागवत की मौजूदगी काफी अहम होगी। इसी साल 18 सितंबर को दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। बीएचपी भी कह चुकी है कि सरकार को कोर्ट के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बीजेपी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं करती तो फिर साधु संत किसी और पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। राम मंदिर पर अमित शाह के बयान से भी सियासी पारा चढ़ गया है। अमित शाह ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना इस मामले की सुनवाई हो तो राम मंदिर का मसला 10 दिन में खत्म हो जाएगा। शाह ने ये भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी में शुरू हो जाएगी और 10 दिनों के भीतर ही फैसला आ जाएगा। उन्होंने कहा न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा देश अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर चाहता है। अमित शाह के बयान पर खूब हल्ला हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि मंदिर वहीं बनेगा तो वहीं कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि तारीख कब बताएंगे। कहता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत जहां रामलला हैं बैठे हैं वहां मंदिर बनाने से रोक नहीं सकती है। अब ये बर्थ प्लेस तो बदला थे, हम भी जानते, तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे या पार्टी अध्यादेश लेकर के आए, मंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला बैठे। वो लोग क्या चाहते हैं, ये इशू को बढ़ाना चाहते हैं, बार बार क्या हम उसके बारे में बहस करें। मंदिर कौन नहीं चाहता है भाई, लेकिन मंदिर तो वहीं बनेगा ना। वो मंदिर तभी बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आएगा। तो ये तो बिला वजह मतलब हवा में जो है वो मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों के साथ साथ अपनों ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना ने कहा है कि राम मंदिर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का कारण बनेगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर जुमला बन गया है। राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आने वाली बीजेपी अब इसी कारण सत्ता से बाहर होगी। लोग उनका जुमला समझ गए हैं और इसी का नतीजा है कि उन्हें 3 राज्यों में करारी हार मिली। हार के बाद भी बीजेपी कुंभकर्ण की तरह नींद में सो रही है। इस दौरान शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि भगवान राम के अच्छे दिन कब आएंगे। शिवसेना भी चाहती है, बीजेपी के सभी सांसद भी चाहते हैं, आरएसएस भी चाहती है, विश्व हिंदू परिषद भी चाहती है कि अब अध्यादेश लाकर राम मंदिर का काम शुरू करिए। ये कोर्ट का काम नहीं है। राफेल पे हियरिंग हो सकती है, राफेल पे क्लीन चिट मिल सकती है, लेकिन राम मंदिर को क्लीन चिट नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक ये काम रहा है। तो अमित शाह जी ने भी ये सोचना चाहिए, सरकार को निर्देश देना चाहिए कि किसी भी हालत में अध्यादेश के दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में ओबीसी आरक्षण पर मोदी के मंत्री के घर से विरोध की आवाज उठी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने ओबीसी आरक्षण पर आई राघवेंद्र कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से पहले जातिवार जनगणना की मांग की है। ओबीसी कोटा, सब कोटे की बात हो रही है, इस पे आपसे जानना चाहेंगे, इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? यादव और कुर्मी का जो 7% कोटा किया जा रहा है, वही अगर बात की जाए राजभर और कुरैशी जो कि मुस्लिम में आते हैं, उनका कोटा जो है 9%, किसी को 11% भी दिया जा रहा है। ऐसे सब कोटा करने से एक जातीय, आपको नहीं लगता है कि एक डिसबैलेंस होगा, लोगों के बीच में ज्यादा मतभेद पैदा होगा इससे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण का जो बंटवारा है, उससे पहले आरक्षण के मूल सिद्धांत पे जाएं कि आरक्षण क्यों मिल रहा है। हमारी पार्टी का शुरू से सिद्धांत रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको वाइस वर्सा कर लें, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी पार्टी आरक्षण में जितने भी जिन आरक्षण का लाभ पाने वाले हमारे पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ जरूर मिलना चाहिए और हमारी पार्टी बंटवारे का विरोध नहीं कर रही है। बट हमारी पार्टी का एक चीज और मानना है कि जो भी बंटवारा हो उसका कुछ वैज्ञानिक आधार हो। पहले जाति जनगणना करा लीजिए, उसके आधार पर आप बंटवारा कर दीजिए।
फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बुलंदशहर हिंसा पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि आज देश में पुलिस अफसर की मौत से ज्यादा अहमियत गाय की है। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं भीड़ ने मेरे बच्चों को घेर लिया और पूछा कि हिंदू या मुसलमान, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देश में चारों तरफ जहर फैल गया है जिसे रोकना नामुमकिन है। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। समाज में जहर नहीं फैल रहा है, ये जहरीला बयान है। यदि नसीरुद्दीन शाह को बुलंदशहर की घटना पर इतनी चिंता है तो मुंबई नगरी में बैठकर जहरीला बयान देने की जगह वे जाकर बुलंदशहर जाकर देखें वहां की स्थिति क्या है। पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। गाय के नाम पर जिस तरह से भीड़ तंत्र लोगों को मार दे रही है, आम आदमी, एक अपने घर में रहने वाला व्यक्ति भयभीत है। ये सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को गोकशी के आरोप में बुलंदशहर हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसको लेकर नसीरुद्दीन शाह ने बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और बीजेपी को राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीजेपी की 3 रथ यात्राओं को हरी झंडी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था भंग न हो। यानी अब बीजेपी राज्य में अपनी रथ यात्रा निकाल सकती है, जिसे ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील करेगी। आखिर बीजेपी को इस रथ यात्रा से क्या फायदा होगा, वो आपको बताते हैं। दरअसल 2019 के लिहाज से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही करीब 77,000 पोलिंग बूथ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। राज्य में एनआरसी को लेकर बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी इस रथ यात्रा के जरिए ममता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। हमें विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। डेमोक्रेसी में किसी भी राजनीतिक दल को उसकी गतिविधि रोकने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हम न्यायपालिका का अभिनंदन करते हैं और साथ ही हमेशा मानते हैं कि यह तानाशाही की पर करारा तमाचा है। यह हमारी रथ यात्रा निकलेगी और रथ यात्रा के माध्यम से हम ममता जी की तानाशाही को जनता के बीच में एक्सपोज करेंगे और हमें लगता है ये गणतंत्र बचाओ यात्रा बंगाल को बचाएगी और ममता जी के अंतिम यात्रा की नींव डालेगी। मीटू के आरोपों में घिरे नोएडा के जिनपैक कंपनी के एवीपी ने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मीटू के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। नोएडा के सेक्टर 137 में अपने घर की इसी पंखे से लटककर जिनपैक कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्वरूप राज ने मौत को गले लगा लिया। मंगलवार की रात जब स्वरूप की पत्नी घर पहुंची तो आंखों से जो कुछ देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी पत्नी के नाम स्वरूप राज ने सुसाइड नोट में लिखा, दुनिया कुछ भी सोचे, मैं चाहता हूं कि तुम और मेरा परिवार हमेशा यही सोचे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अगर जांच में निर्दोष साबित हो भी जाता हूं तो भी मैं लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा। अगर सडनली 11 साल बाद कोई उठ के आकर ऐसा कुछ बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, they should investigate. They should investigate at the background as well कि उसने उस इंसान का पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। मैं कंपनी और उन दोनों लड़कियों के अगेंस्ट कार्रवाई चाहती हूँ। जिनपैक कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्वरूप राज पर उन्हीं के साथ काम करने वाली 2 महिलाओं ने छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। स्वरूप और उनकी पत्नी कीर्ति जिनपैक कंपनी में ही एक साथ काम करते थे। आरोप लगने के बाद मंगलवार को कंपनी ने स्वरूप को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद दोपहर घर लौटने के बाद उन्होंने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर सच क्या है, जो एक होनहार और नामी गिरामी कंपनी के बड़े अधिकारी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज भी राफेल डील का मुद्दा लोकसभा में गरमाया रहा। विपक्षी दलों के सांसदों ने राफेल पर खूब हंगामा किया। इसकी वजह से लोकसभा का सत्र कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष राफेल विमान सौदे की जांच के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सांसद स्पीकर सुमित्रा महाजन के आसन के पास आकर राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग करने लगे। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी, जिन पर वी डिमांड जेपीसी समेत कई नारे लिखे हुए थे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसदों ने राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। इधर राज्यसभा में भी राफेल मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन कांग्रेस सदस्य नहीं माने और हंगामा करने लगे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राफेल मामले पर विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने पहले भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे और भारतीय सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। उन्होंने राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की नसीहत दे डाली। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके नेतृत्व में ये फैसला आया कि राफेल डील में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ, नियम प्रक्रिया का पालन किया गया। मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राहुल जी आपको, पर आपने उसके बाद फिर से भोंकना चालू कर दिया। फिर आप कह रहे जेसीबी बनाओ। लोकसभा प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आप आइए बहस करिए, बहस से पीछे क्यों भागते? अब वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं इस सरकार से जो हमारा दुश्मन देश जानकारी चाहता है? मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं। क्यों हमारे दुश्मन देश के साथ खड़े दिखाई देते हैं? क्यों पाकिस्तान जश्न मनाता है जब कांग्रेस जीतती है? क्यों पाकिस्तान का राष्ट्रपति ये कहता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब हमारे और भारत के संबंध अच्छे होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राफेल मामले में कांग्रेस और बीजेपी के हंगामे से अलग एआईएडीएमके, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने भी संसद में जमकर नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच एआईएडीएमके सांसद केपी वेणुगोपाल ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे किसान बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। इस दौरान कर्नाटक के बीजेपी सांसदों और एआईएडीएमके सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके अलावा टीडीपी सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर स्पीकर के आसन के पास आ गए। टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की भी मांग की। नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी तक तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक तीनों राज्यों के सीएम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संपर्क में हैं। कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे, यानी जल्दी ही मंत्रियों के नाम का फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर तक मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। दरअसल दोनों राज्यों की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राज्य से बाहर रहेंगी, इसीलिए उनके बाहर जाने से पहले ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि कमलनाथ के मंत्रिमंडल में किन नामों के शामिल होने की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके बाला बच्चन का नाम भी जोरों पर है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। साथ ही दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इनके अलावा मालवा से ताल्लुक रखने वाले जीतू पटवारी को भी मौका मिल सकता है। महाकौशल से तरुण भानोट को मंत्री पद दिया जा सकता है। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का नाम भी चर्चाओं में है। महिलाओं में इमरती देवी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।
कुल मिलाकर कोशिश ये होगी कि कांग्रेस में गुटी संतुलन भी बना रहे और एकजुटता भी। छत्तीसगढ़ में भी मंत्रियों के नाम पर खूब माथापच्ची हो रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके मंत्री बनने की पूरी संभावना है। मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को बघेल सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दिग्विजय सरकार और अजीत जोगी सरकार में मंत्री रह चुके सत्यनारायण शर्मा का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस के अनुभवी नेता रविंद्र चौबे को भी मंत्री पद मिल सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और साहू समुदाय से आने वाले धनेंद्र साहू को भी मौका मिल सकता है। पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे मोहम्मद अकबर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही आदिवासी समाज में पकड़ रखने वाले प्रेमसाय टेकाम को भी मौका मिल सकता है। टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू पहले ही भूपेश बघेल के साथ मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद सूबे की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तो अपनी कमान संभाल ली है, लेकिन मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बन पाया है। सूत्रों के मुताबिक 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल छोटा रहेगा और 10 से 14 मंत्री तक शपथ ले सकते हैं। गहलोत आज रात दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल होने की उम्मीद है। नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी के आगरा में मंगलवार को जिस छात्रा को जिंदा जला दिया गया था, आज उसकी मौत हो गई। 2 दिन से मौत से जंग लड़ रही छात्रा आखिरकार मौत से हार गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। छात्रा के गांव में मातम पसरा है। बीते मंगलवार आगरा के लालऊ गांव में 10वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया गया था। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने 5-6 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है। इस वारदात के बाद यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग तमाम खतरों से भिड़ जाते हैं, लेकिन कई बार ये भिड़ंत जानलेवा साबित होती है। यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर बसे देश बोस्निया में कुछ लोग बेहतर जीवन की तलाश में आए थे, लेकिन ये शरणार्थी उस समय मुसीबत में पड़ गए जब आसमान से सफेद आफत बरसने लगी। बर्फीले तूफान में फंसे लोग रास्ता भटक गए और बर्फ के पहाड़ों में फंस गए। जब बोस्निया के अधिकारियों को ये बात पता चली तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बर्फ काटने की मशीनों के साथ राहत और बचाव दल इन शरणार्थियों तक पहुंचा और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। बड़ी संख्या में क्रोएशिया और आसपास के देशों से लोग यूरोप में दाखिल होने के लिए इस तरह का जोखिम उठाते रहते हैं।